नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। हमारे देश की लोकतंत्र की बहुत सारी खूबसूरती है, तो बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। हमारे देश में आज भी एक देश, एक कानून के लिए जंग लड़ी जा रही है, उस पर मतभेद है, विचार है। हमारे देश में आज भी समाज के अलग-अलग तबके के लोग अलग-अलग तरह से जीवन जीते हैं और उसे ही सबसे बेहतर भी मानते हैं। इसी का एक वानगी देखने को मिली, इसी लोकतंत्र की विसंगति की, कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक सार्वजनिक मंच से अपने भाषण में, जब वो भाषण दे रहे थे, लोगों से संवाद स्थापित करने की शैली में भाषण दे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मुख्यमंत्री की बात भी कर रहे थे और कैसे उन्हें राज चलाना है, ये जनता को समझा भी रहे थे। जनता को ये समझा रहे थे कि राज चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए सिलेंडर के दाम जितने कर दिए हैं उससे कम भी नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की राजनीति में भी एक तूफान सा है कि आखिर कैबिनेट मंत्री के मुंह से निकला हुआ ये बयान कितना सही है। सत्तारूढ़ दल के लिए इसकी कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है और विपक्ष क्या इस पर कोई सवाल बड़ा खड़ा कर पाएगा। कैबिनेट मंत्री जो कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और गृह रक्षा विभाग जिनके पास है, वो है बाबूलाल खराड़ी। उदयपुर की झाड़ोल विधानसभा सीट से आते हैं और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया वो तो हम आपको सुनाते ही हैं, लेकिन उस बयान में उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई में सोचने लायक है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अगले 1 घंटे में हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मंत्रियों की जो बड़बोले बयान और जो बिगड़े बोल आते हैं, दरअसल ये समाज में उनकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा ही होता है, जो कभी-कभी रिकॉर्ड हो जाता है कैमरा में और वो बताता है कि उनकी सोच समझ क्या है। अनूप कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण कुमार जानू बीजेपी से, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुनीश अरोड़ा हमारे साथ उदयपुर से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी, उम्मीद है आपने भी बयान सुना होगा। जी। मेरा सवाल इसमें समाहित है कृष्ण कुमार जी। निश्चित रूप से बयान सुना है और उस बयान में जो बात जिसे आप कौतूहल का विषय बनाने की कोशिश कर रही हैं, खराड़ी जी के बयान का संदर्भ सीधा सा मुझे था कि जिस ऑब्जेक्शन है आपकी प्रकार बात जन से कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, मुझे ऑब्जेक्शन है। ये कौतूहल का विषय नहीं है। देखो, उन्होंने जो बात कही है उसके संदर्भ को समझने की कोशिश की जाए। जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े आ रहे हैं और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, एक वर्ग की जनसंख्या सिमट रही है, तो सरकार के मंत्री ने जो वनवासी क्षेत्र से आते हैं ये संदेश दिया है, ये संकेत दिया है कि जो जनसंख्या का इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने के लिए आदिवासियों में जो घर की चिंता होती थी उस घर की चिंता को दूर प्रधानमंत्री आवास योजना कर रही है। उसी संदर्भ में उस बात को देखा जाए, उसको जिस व्यापक संदर्भ में और जिस कौतूहल के संदर्भ में जोड़ने की कोशिश है, वो एक आदिवासी मंत्री बना है, उसके साथ कहीं न कहीं मीडिया ट्रायल कहलाएगा। कौतूहल तो उन खराड़ी और आप जैसे नेताओं के लिए है। माफ कीजिएगा कृष्ण कुमार जानू जी, माफी चाहते जी। हैं। लेकिन हमारे समाज में पुरुषों की बातचीत में और आपसी संवाद में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए निश्चित रूप से ये कौतूहल वाला स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं तो ये कौतूहल का विषय नहीं है, ये सवाल है। ये सवाल ये है कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाने कितने सही हैं। मैंने तो शुरुआत में कहा हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और विसंगतियां भी हैं। उसमें से आप इसे कहां देखते हैं? लेकिन मुश्किल ये है और सच में अफसोस की बात ये है कृष्ण कुमार जानू जी, कि पहले तो आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप इसे जस्टिफिकेशन का जो लॉजिक दे रहे हैं
वो बहुत ही कुतर्क वाला लॉजिक है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप इंतजार कीजिए। कपिल राजगुरु जी, आपने सुना इस स्टेटमेंट को? जी मैम, सभी को नमस्कार। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि जिस तरह से बयान दिया जा रहा है कि सबसे पहले तो एक छोटी सी लाइन कही गई कि एक धर्म विशेष बढ़ रहे हैं इसलिए हमें भी बढ़ना चाहिए। केंद्र में भी सरकार है भाजपा की और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो अगर मान लीजिए कोई एक गलती करता है तो दूसरा भी वैसी गलती करे, ये तो न्याय उचित नहीं होता। इसके बदले में अगर कोई अच्छी पॉलिसी लेके आए या उसके बदले में कोई अच्छा कानून लेके आए जिसमें ये जनसंख्या अनाप शनाप तरीके से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो रोकी जा सके। अब अगर सभी को 8-8 9-9 बच्चे ही चाहिए तो फिर क्या गलत है जिनके आज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज है क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी मानते हैं जिसमें चरित्र है, चेहरा है, ये खुद बोलते थे। आज ये इस तरह से आ गए हैं, ये भी एक प्रकार से महिला उत्पीड़न ही है। क्या महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना ही रह जाएगा? क्या उनके पास में उनका आगे विकास, उनका एम्प्लॉयमेंट वो नहीं बचेगा? तो ये बहुत गलत बात है और ये चीज बिल्कुल भी मेरे ख्याल से समाज इसको आज की तारीख में तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक परिवार में या एक घर में या एक महिला के 10-10 बच्चे हों। ये ठीक है, पहले एक समय था जब हो गया, लेकिन आजकल एक बच्चा पालना मुश्किल है। कैबिनेट मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, उनके ऊपर जिम्मेदारी है जनजाति समाज के विकास की। साथ ही गृह रक्षा विभाग भी उनके खाते में है। उनके 2 पत्नियां हैं और उनके 8 बच्चे हैं। जगदीश शर्मा जी, उनसे ये स्टेटमेंट, जगदीश शर्मा जी से ये सवाल है मेरा, जगदीश शर्मा जी, उनके स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाना चाहिए राजस्थान और देश के समाज और सोच के परिप्रेक्ष्य में? देखिए मीना जी, हमारे समाज में खासकर जो ट्राइबल एरिया है और पिछड़े इलाके हैं, न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये पूरा एरिया जो है, वहाँ शिक्षा और समझ का एक विचित्र सा दायरा बना हुआ है अभी। अभी इतनी शिक्षा नहीं आई है कि वो कम्पीट कर सके एक ऐसे समाज की जो शहरों में रहता है, पढ़ा-लिखा दूसरे ढंग से है। उनसे आपस में कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। तो आदिवासी समाज से आने वाले कराड़ी साहब जो हैं, जो उनकी समझ है, वो उसके हिसाब से बोल रहे थे। पहले समाज में यही था जो आदिवासियों में जो कराड़ी साहब बोल रहे हैं। अब वो योजना को बता रहे हैं और एक तरीके से अपनी पार्टी की नेशनल लेवल पे बनी मकान आवंटन की योजना जो है, उसकी खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि भई आप तो बच्चे पैदा करो, मकान तो मोदी जी दे ही देंगे। ये खिल्ली उड़ाना है मेरे हिसाब से। अब वो ये है कि उनकी समझ में क्या कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। 8 उनके बच्चे हैं, 2 पत्नियाँ हैं, एक आध और हो सकती हैं क्योंकि अब ज़रा सत्ता में आए हैं तो उसका भी थोड़ा असर होगा। वो क्या-क्या होगा अब और थोड़ा-सा, तो वो देखने की बात होगी भविष्य में। लेकिन ये अपनी ही योजना की एक तरीके से खिल्ली उड़ाना है। जी, गोविंद और चतुर्वेदी जी, केंद्र सरकार की योजनाओं का जिम्मा राजस्थान के मंत्रियों के कंधों पर है। विधायकों, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स के भी। जिस तरह से संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा का इन दिनों बहुत जबरदस्त ढंग से राजस्थान में प्रचार प्रसार चल रहा है। राजस्थान और बीजेपी की केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले मंत्रियों से क्या इस तरह के बयान अपेक्षित हैं? खिल्ली उड़ाएं या वो अपनी तरफ से प्रशंसा करें? मीना जी, मतलब वाकई में मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा कि क्या एक कैबिनेट मंत्री ऐसा बयान दे सकते हैं। जानू साहब यहाँ बैठे हैं और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, उनका ये जिम्मा है कि उनको ये बोलना चाहिए, उनको अपने आदमी को बचाना चाहिए, प्रवक्ता के नाते उनका यही जिम्मा है। और मतलब मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। अंदर दिल में वो भी जानते हैं कि जो कहा उसका अर्थ क्या है और उसके क्या नेतार्थ हैं, क्या फलितार्थ होंगे। लेकिन बहुत एक शब्द में अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो सबसे पहला जवाब यह है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा कि एक कैबिनेट मंत्री ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इससे आगे जाके फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है।
उनका दोष इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में या संसदीय लोकतंत्र में एक सिस्टम है कि आप कब कहां कैसे आगे बढ़ेंगे। एक आदमी को पहली दूसरी बार मंत्री बनने पर विधायक बनने पर हम मंत्री बनाते हैं। ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन एक डेमोक्रेसी में सिस्टम बना है पिछले 52 से लेकर के और आज तक, या 47 से लेकर के आज तक, जिसको हम 75 वर्ष कह रहे हैं। एक तरीका होता है कि उनको कहाँ कैसे, किसी को पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाता था, फिर वो सिस्टम रुका, डिप्टी मिनिस्टर का होता था, स्टेट मिनिस्टर का होता था, कैबिनेट मिनिस्टर का होता था। तो इन सब चरणों में वो आदमी शिक्षित प्रशिक्षित हो जाता था। एक आदमी वार्ड मेंबर बनता था, पंचायत प्रतिनिधि बनता था, पंच सरपंच प्रधान बनता था, जिला प्रमुख बनता था, एमएलए एमपी बनता था। अब जो भी माहौल राजनीतिक दलों में बना है उसमें सीधे आदमी आके विधायक का टिकट मांगता है, विधायक बनता है, और विधायक बनने के साथ सीधे वो मंत्री बनना चाहता है। अब आपको ध्यान होगा, जगदीश जी को भी बहुत ध्यान होगा, और साथी हैं पुराने, अगर उनको ध्यान हो तो, फिर पहले ये जरूरत नहीं पड़ती थी प्रबोधन पाठ्यक्रमों की, प्रबोधन कार्यक्रमों की। लेकिन जब हरिशंकर भावड़ा विधानसभा के अध्यक्ष बने तो उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, उस संसदीय विधा से चूक रहे हैं, उस संसदीय स्कूल से चूक रहे हैं जो हमने 57 से या 52 से लेकर के अब तक बनाया। और उन्होंने पहली बार, मुझे जहां तक ध्यान है, ये पाठ्यक्रम विधायकों के लिए शुरू किया। और अभी भी देवनानी जी ने जो कहा है, नए अध्यक्ष जो हैं, कि वो पाठ्यक्रम मुझे लगता है कि केवल विधायकों के लिए ही नहीं, विधायकों के लिए तो होना ही चाहिए, और गंभीरता से होना चाहिए। खाना पूर्ति के नाम पर नहीं होना चाहिए कि एक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए कि ये किया है, क्या नियम क्या कायदे हैं वो बताए जाएं। और उसके साथ फिर ये सब चीजें मंत्रियों के लिए। अब इस बार अपन को सबको मालूम है कि मंत्री जो बने हैं, पहली बार वाले कितने हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्टी का अपना विशेषाधिकार है। ये मुख्यमंत्री का, पार्टी की हाई कमान का, लोअर कमान का, जो भी अपन कहें, सारे उन सब के विशेषाधिकार हैं कि वो किसी को चाहे बना दें नहीं बना दें, तय जनता करती है। जैसे अभी 2 दिन पहले करणपुर में हुआ, वो अलग चीजें सारी, लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देश की पॉपुलेशन, 2 मिनट में और लूंगा आपके, कि देश की जनसंख्या की जो स्थिति है आज, हमने जो पिछले 50 साल में गलतियां की, जो पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, और जब करने के प्रयास हुए 1975 और उस दौर में, तो उस समय उसका दूसरा अर्थ निकला, और वो दूसरे अर्थ से वो सेटबैक ऐसा हुआ कि वो दोबारा खड़े होने में दिक्कत आई। लेकिन फिर भी अभी जो अलग अलग बातें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आज की स्थिति की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो किसी एक धर्म में 19-20 हो सकता है, लेकिन मैं बहुत से हर धर्म के परिवारों को जानता हूं जिनमें 2-2 बच्चे हैं और एक बच्चा भी हो रहा है, वो एक बच्चे को लेकर के भी आगे चल रहे हैं। तो अब जो पॉपुलेशन हमारी, अगर मान लीजिए हमने गंभीरता से उन प्रयत्नों पर ध्यान दिया होता, तो हम 50-55 करोड़ थे 1970 में, आज हम 144 करोड़ हो गए। और इससे आगे बढ़ के मैं कहता हूं कि जानू साहब कह रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, मतलब इस नाते से ले रहा हूं, तो प्रवक्ता के नाते, लेकिन कोई आलोचना के उसमें नहीं कह रहा, लेकिन बाबूलाल जी खराड़ी ने जो कहा, बाबूलाल जी खराड़ी को ये पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कितनी चिंता व्यक्त करते हैं और वो क्या कहते हैं। 2019 का प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है लाल किले से, उसको अगर देखेंगे, और उसके बाद अनेक मौकों पर मोहन भागवत जी का विजयदशमी का जो संदेश था, उसके बाद के सालों में, या शायद 2-1 साल पुराना होगा, होसबोले जी जो महासचिव हैं, तो आरएसएस की अपनी जो रैंक एंड फाइल है, वो भी चिंता जताती रही है समय समय पर। हाँ, उसके पहले के 15-20 साल पुराने जब आरएसएस के लोगों को देखेंगे, और अब भी कई जगह से आवाज आ जाती है कि खूब बच्चे पैदा करो, तो एक भ्रम की स्थिति है। मुझे लगता है इसका इलाज जो कपिल जी ने कहा एक लाइन में, कि वो होना चाहिए कि देश की एक जनसंख्या नीति बने, वो सब पर, जिस तरह से हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, देश की एक जनसंख्या नीति बने, और उस नीति को कोई भी जाति, कोई भी धर्म हो, कोई भी उम्र हो, जो भी कायदे उस कानून उसके बनेंगे, उन पर लागू किया जाए। मुझे ध्यान है, जगदीश जी को ध्यान होगा कि भैरव सिंह जी के टाइम पे एक बार पंचायत और नगर पालिका प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या का, बच्चों का कानून लागू किया गया था।
कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर वो जो हमारे यहाँ होता है ना, कानून बनता नहीं है उसके पहले उससे बचने के रास्ते निकलते हैं। तो फिर लोगों ने जाके भैरव सिंह जी को घेरा, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, इस तारीख के पहले का जो होगा, जो गर्भ में बच्चा होगा वो नहीं होगा। फिर कहा कि नहीं, अगर जुड़वा बच्चे हो गए तो नहीं होंगे। और बाद में वो कानून होते होते, जहां तक मुझे ध्यान है, आज वो कानून लागू ही नहीं है, उन प्रतिनिधियों पे भी लागू नहीं है। ये सब भैरव पर सिंह लागू जी होना के चाहिए, बाद, ये कहना चाहता भैरव हूँ। सिंह जी के बाद ये प्रयास पिछली बार अशोक गहलोत सरकार में डॉक्टर भगत सिंह ने भी करने की कोशिश की थी, स्थानीय निकाय चुनाव के कैंडिडेट्स के लिए एक पैरामीटर बनाने की, लेकिन वो भी सफल इसलिए नहीं हो पाए थे गोविंद चतुर्वेदी जी, क्योंकि हमारा समाज और हमारे राजनेताओं की और राजनीति को और सरकारों को ये सूट नहीं करता है। तो भरत सिंह हो, चाहे भैरव सिंह जी हो, और चाहे आज की नई सरकारें और नरेंद्र मोदी और खुद मोहन भागवत, तमाम स्टेटमेंट के बाद भी अगर इस दिशा में 9 साल पूरे होने के बाद किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पर आ नहीं पा रहे, तो राजनीतिक मजबूरियां स्वाभाविक समझ मीना में जी, आती अभी आपने एक शब्द काम में लिया, तो समाज को सब चीज सूट कर सकती है, समाज मना नहीं करता है, लेकिन सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल का है कि हम Yes, उस काम को नहीं कर पाते। और फिर हाँ। बाद में मीडिया का जो रोल है वो भी आगे कभी देखेंगे। चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ाने वाले होते हैं हमारे राजनेता, और हमारे राजनेताओं के बयान, चाहे वो मुलायम सिंह का याद करें, मनोहर लाल खट्टर का याद करें, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जिस सोच और परिप्रेक्ष्य में वो पले बड़े होते हैं, उसका असर उनके पद और उनकी कुर्सी के सम्मान को दरअसल बचा नहीं पाता है। माफ कीजिएगा, लेकिन बाबूलाल खराड़ी का ये जो स्टेटमेंट है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उदयपुर में इस स्टेटमेंट के बाद, मुनेश जी, आज भी हमने बाबूलाल जी से बात की थी और उनको इस शो में हम ज्वाइन कराना चाह रहे थे ताकि वो भी अपना पक्ष रखते, तो कृष्ण कुमार जानू जी को मतलब क्रिएट नहीं करने पड़ते आर्ग्यूमेंट्स, फिर वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाते। लेकिन बाबूलाल जी को भी शायद अब तक समझ में आ चुका, तो उन्होंने कहा कि कल इस विषय पर बात करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, उदयपुर संभाग और राजनीतिक माहौल इस बयान से कितना प्रभावित हुआ है? क्या चीज प्रभावित हुआ है? माहौल, राजनीतिक बयानबाजी के बाद में क्या असर है वहां पर, क्या चर्चा हो रही है मुनेश जी? ये चर्चा तो ये हो रही है कि ये जो मंत्री जी ने बयान दिया है, ये आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है या क्या गलत है, जिस पे आप चर्चा कर रही हैं। यही एक इम्पोर्टेंट विषय है जो सब बीच में चल रहा है। मगर मैं इसके बैक में जाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि खराड़ी जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, वो जनजातीय क्षेत्र है, और जनजातीय क्षेत्र में उनके जो आसपास का माहौल है, वहां पूरा माहौल बच्चों को लेकर सेंसिटिव नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं हर परिवार के अंदर, और उनका लालन पालन जो है वो सरकारी जो तरीका है, स्कूलों में फ्री है, मिड डे मील मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना में गैस मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है, उसी के अनुसार उन्होंने एक बात को जो जनजातीय क्षेत्र में चल रही है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात कही है। उन्होंने जो पार्टी की नीति है उसको एक हल्के ढंग से प्रेजेंट किया है कि आप इस बात की चिंता मत करें कि आपके बच्चे हैं, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट आपको सारे बेनिफिट जो दे रही है। जिस जो प्रोग्राम था वो भी इसी के लिए था कि लोगों को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा सरकार के मिले। तो उन्होंने उसको बहुत एक मजाकिया लहजे में कहा कि ये जो बेनिफिट है उसकी आप चिंता मत करिए, और वो आपको मिलते रहेंगे, अगर आप ज्यादा भी करोगे तो घबराना मत। और दूसरा जो चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा सोशल ताना बना है, जहां एक एक बच्चे हो रहे हैं, उससे जो सोशल ताना बना है वो टूट रहा है। मामा मौसी के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो ये बहस तो समाज में अब चल रही है। तो मैं खुद एमए सोशियोलॉजी का छात्र रहा हूं और बाद में मैंने इससे जुड़ा है। तो जो सोशल ताने बाने के लिए भी जो पर सिंगल बच्चे की बात करते हैं वो बहुत ठीक नहीं है। समाज के अंदर बच्चों की संख्या कुछ तो बढ़नी चाहिए, 2-3 इतना तक तो एक परिवार में होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस माँ का एक बच्चा होता है वो माँ
कहानी होती है, उसका पूरा दिमाग एक ही बच्चे पे लगा रहता है, वो फिर इधर उधर सोच नहीं सकती। उसकी लाइफ की जो पीछे की आगे की जो सिक्योरिटी है बुढ़ापे में, वो भी काफी डरी सी रहती है बच्चे की लाइफ को लेकर, उसके लालन पालन को लेकर के। तो एक जो सोशल फ्रेम है हमारा, ये बहस में अब आ चुका है कि सिंगल बच्चे की जगह अगर थोड़ा सा परिवार बड़ा हो तो वो परिवार ज्यादा हमारे जो भारतीय परिवेश है उसके लिए सुटेबल है। उससे हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, हमारे रिश्तों की जो कदर है वो होती है। तो 8-9 बच्चों वाली बात का तो मैं कदर नहीं करता। हालांकि वो जो आपके स्टार्टिंग में मैंने जब मैं कनेक्ट नहीं हुआ था तो बात सुनी थी कि कुछ लोगों ने कहा था कि समाज विशेष में होता है उसके लिए बराबरी के लिए, वो सब बातें तो एक सोशल मीडिया पे चल ही रही हैं। उसको लेकर के तो बहस बहुत आगे बढ़ जाएगी कि एक समाज विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, कई राज्यों में वो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बहस खुले रूप से चल रही है, इसको आप मना नहीं कर सकते और कोई भी नहीं रोक सकता अब इस बहस को। मैं कहूं कि मैं रोक दूंगा या आप रोक देंगे या कोई और रोक देगा, ये बहस को अब आप कोई रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, सिटी वाइज डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, स्टेट वाइज डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, और फिर आगे आपके वोटों की राजनीति में भी चेंज हो रहा है डेमोग्राफी के हिसाब से। जो खुली डिबेट्स में कई जगह डेटाज आए हैं कि वहां पर ये पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उससे ये हुआ है और वो हुआ है, उससे पॉलिटिकल जो इफेक्ट्स हैं वो भी आने लगे हैं। मगर मैं जो बाबूलाल जी का स्टेटमेंट है उसको उस संदर्भ में नहीं देखते हुए सिर्फ मैं उनको जनजातीय संदर्भ में ही देखता हूं, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं और जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो मानसिकता है उन्होंने उसी मानसिकता को परिष्कृत किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर मुनीश, बिल्कुल आपकी बात एकदम इसका प्राकृतिक स्वाभाविक उत्तर है जो आप दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीश, एट द सेम टाइम हमने जनजाति विकास मंत्रालय बनाया, ना सिर्फ राज्य में, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी इसलिए बनाया कि जिस परिवेश को आप जस्टिफाई कर रहे हैं बाबूलाल खराड़ी के लिए, उस परिवेश के बच्चों को, समाज को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसी विभाग के लिए लाखों करोड़ों का बजट हर साल सुनिश्चित होता है, लेकिन हमारे राजनेताओं को आइकॉन मानते हैं उस समाज के लोग, तभी तो लाखों की संख्या में वोट पड़ते हैं उस इलाके में उस एक व्यक्ति को, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके फॉलोवर्स हैं, उसे अपना आइकॉन मानते हैं, उसे अपना लीडर मानते हैं। जब लीडर भी वही व्यवहार करेगा जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, क्योंकि वो अधिकृत तो संविधान और शासन और शपथ से है जो उन्होंने राजभवन में ली है, लेकिन वो अपनी शपथ को भूलकर अगर वहां जाकर उन्हीं लोगों के बीच में वही बातें करें जिससे लोगों में मस्खरी हो, हंसी आए और ठिठुरों के साथ इस बात को खत्म कर दिया जाए, जैसे कि आप खत्म कर रहे हैं, यही माना? नहीं, मैं खत्म नहीं कर रहा, मैं खत्म नहीं कर रहा। मैं मीना जी एक बात पे आपको फोकस करना चाहूंगा। मैं बहुत सीरियसली अपनी बात को रख रहा हूँ, मैं हंसी टिटोली में बात को नहीं उड़ा रहा। नहीं, मेरे को 45 साल मैंने आपके लिए मैंने कहा उस मंच पर बैठे हुए मंत्री के बयान के बाद मंच पर बैठे हुए लोग। मीना जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ मीना जी। मुझे 45 साल हो गए जनजाति को कवर करते हुए, और मीठालाल जी मेहता जब कमिश्नर हुए थे जनजाति के उदयपुर डिवीजन के, तब से मैं उनके साथ में घुमा हूं। भैरव सिंह जी जब सीएम थे तो मैंने वहां जाकर अकाल के अंदर अन्न बांटा है। तब महावीर जी भगोरा होते थे जिन्होंने संसद में पैसे उछाले थे, उनके साथ मैंने कोटड़ा और वो सब इलाका देखा हुआ है। हमारी राज्य सरकार की पॉलिसी ये है कि हम वहां विकास तो करें मगर जनजाति के स्वरूप को मेंटेन करें, उसके साथ छेड़छाड़ न हो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, टाडा का हो चाहे माडा का हो, उसमें यही बात आती है कि जो जनजाति का मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर उनके साथ छेड़छाड़ कर दी गई तो वो भी शहरी हो जाएंगे और उनका जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। बाबूलाल खराड़ी को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उसी चीज को आगे बढ़ाया है, और बाबूलाल खराड़ी ने जो आम जनता वहां की है उसकी बात को मंच पे आके कहा है। ये कोई बात उन्होंने वो नहीं कही है कि उन्होंने खाली पर्टिकुलर जनसंख्या बढ़ाने के लिए पर्पस से यही कहा था। वो जो स्वरूप जनजाति का है
उसी बात को उन्होंने परीक्षित किया है कि जनजातियों में जो एक दूसरे समाज में होता रहा है नाता प्रथा, वहां चार मैरिज अलाउड करते हैं, तो यहाँ भी नाता प्रथा और इस तरह की व्यवस्था रहती है। और मंत्री जी के तो मैं और डिटेल में नहीं जाता, उनके पारिवारिक के अंदर, उनके परिवार में भी यही स्थिति है, खुद के परिवार के अंदर भी। तो उन्होंने जो बात कही वो अपने दिल से कही है। मेरा ये मानना, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं इस मंच से कि जनजाति का जो स्वरूप है, जो जनजाति का स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने शायद बचाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, मगर जो सोशल स्ट्रक्चर है देश का और जो एक एक बच्चों से आ रहा है, अभी तो मैं इससे आगे आपको एक बात बढ़ाता हूं। चलो जनजाति की बात छोड़ के, पंजाब की एक डॉक्टर ने कहा था, वहां उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने कहा पंजाब के एक एक बच्चे सब कनाडा और अमेरिका चले गए, उनकी हवेलियां खाली है, उनके बच्चे माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं, वहां संभालने वाला कोई नहीं है। तो वहां एक अन्य कास्ट का लोग आके ये कहते हैं कि ये तो हमारे लिए तो कमा रहे हो आप। और ये मेरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक डॉक्टर का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और एक डॉक्टर अगर स्टेटमेंट दे रही है तो उसका कोई महत्व है। हमें अपना सोशल स्ट्रक्चर भी तो बचा के रखना है, भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो वो स्ट्रक्चर की बात भी तो हम करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी हम अपना एक ही बच्चे के आड़ के अंदर सारा सोशल स्ट्रक्चर अपना डिमोलिश कर देंगे। 2 या 3 पहले भी चलता रहा था, इंदिरा जी के टाइम पे भी चला था। तो मेरा सिर्फ इतना है कि जो मंत्री जी ने कहा है वो सिर्फ उस परिवेश को लेकर के कहा था, शायद उसको बहुत हल्के ढंग में उन्होंने कह दिया। ये आपत्ति जरूर हो सकती है कि बहुत हल्के ढंग से मजाक के लहजे से लोग होते, मगर उन्होंने मूल भावना को छुआ, इसके आगे कुछ नहीं जी। और मूल भावना थी देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो हाउसिंग की स्कीम है उसका प्रचार करना और अपनी जनता को ये संतुष्टि देना कि उनकी सुरक्षा और उनके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अनूप ठाकुर जी हमारे साथ बहुत थोड़ा देर से जुड़े। अनूप जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है बाबूलाल खराड़ी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के इस स्टेटमेंट को डॉक्टर मुनीश अरोड़ा कह रहे हैं उस संदर्भ में, या गोविंद चतुर्वेदी जी ने जो कहा कि आप नए लोगों को विधायी प्रक्रियाओं को समझे बिना जब इतने बड़े बड़े पद देंगे तो फिर वो सरकार और स्टेट की साख पर सवाल इस तरह से लगेंगे? गोविंद चतुर्वेदी जी की बात से मैं सहमत हूं। निश्चित रूप से संविधान, लोकतंत्र, शासन, इन सबको ताक में रख के। मीना जी, मैं एक बात कह दूं बीच में, अगर इजाजत दे तो आप। पिछले अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में कर्मचारियों पे जो जिनके 2 या 3 बच्चे, 2 से ज्यादा बच्चे थे, उनके प्रमोशन पे स्टैग्ड कर दिया था, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये आ गया था। मगर जब इलेक्शन का टाइम आया उससे पहले वो भी हटा दिया गया था। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसीलिए तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हो रही है। इसीलिए तो भरत सिंह याद आए, जब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे तो उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनावों में जो कैंडिडेट है उसके 2 बच्चे हों, ये सुनिश्चित किया जाए। और तूफान हो गया था, उस बात पर दबाना पड़ा था, उस पे नहीं कर पाए थे लीडरशिप, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे या फिर जिस तरह गोविंद चतुर्वेदी जी ने याद दिलाई भैरव सिंह जी की समय की, उस समय में भी। तो इच्छा शक्ति नेताओं की, कुछ लीडर्स की होते हुए ही सामूहिक जवाबदेही और जिम्मेदारी की जब बात आती है तो नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो। लेकिन एक तो है कि उस विषय पर चुप्पी साध लेना, उस विषय पर चुप हो जाना, और एक है कि उस विषय को आप इस तरह से जनता के बीच में प्रस्तुत करना। तो अनूप ठाकुर जी, आप अपनी बात को पूरी करिए। मैं यही बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, देश और प्रदेश की जनता उनसे नसीहत लेती है, उनसे दिशा और दशा तय करने का काम राजनेता करते हैं, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब बाबूलाल खराड़ी जी जो हैं, ये प्रेरणा प्रधानमंत्री जी को दे रहे थे या प्रदेश की जनता को दे रहे थे, ये मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन ये बयान, इसको हास्यास्पद कहें, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कहें, शपथ के विपरीत कहें, उन सारी बातों को आप समझें। इनको ऐसे लोगों को डिफेंड करना मेरी समझ में नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां सरकारें जनजाति और परिवार नियोजन के लिए
इतनी सारी योजनाएं चलाती है, तो एक कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह का हल्का बयान देगा तो प्रदेश की जनता में, आम लोगों के अंदर धारणा गलत होती है। किसी भी नेता को बोलने के पहले निश्चित रूप से तोलना चाहिए, अब वो किस भावना में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन जनता उसको इतनी गंभीरता से, जो मुनेश अरोड़ा जी कह रहे हैं, वैसे नहीं लेती है। जनता जो है, वो जो जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति है, उसमें आप एक तरफ तो ये समझाना चाह रहे हैं कि उसमें समझ कम होती है, जागृति की आवश्यकता होती है, हम उनको जगाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे बयान से वो क्या समझेंगे, कितना ग्रहण करेंगे, कितना इंप्लीमेंट करेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। देश में इतनी पॉपुलेशन है कि आज भी देश के कई हिस्सों में भुखमरी के हालात हैं। तो देश और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के बयान इतने जिम्मेदार व्यक्ति को, मंत्री को देना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं ऐसे मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आप ही बता रही थी मीना जी, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मंत्रालय बनाए गए हैं, परिवार नियोजन की बात करती है, सरकारें बात करती है। मंशा है, इंदिरा जी ने तो और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो इतनी गंभीरता से इस मामले को लिया था कि नसबंदी तक कराई थी। हालांकि सरकार, अनूप ठाकुर जी, आपने कहा ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है विपक्ष में बैठकर के ऐसे मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के साथ? भविष्य में इस तरह के नेता ऐसे बयान ना दें, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। कार्रवाई क्या हो ये भारतीय जनता पार्टी तय करे, इनके नेता तय करें, लेकिन कम से कम ऐसे बयानों पर अंकुश लगे जिससे जनता के अंदर गलत संदेश जाए। क्या पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? मैं समझता हूं यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, बीजेपी की सरकार तो देखेगी, संगठन के स्तर पर सरकार भी देखेगी, मुख्यमंत्री भी देखेंगे। विपक्ष क्या सोचता है ऐसे मंत्री के खिलाफ इस बयान को लेकर सरकार को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सरकार को चाहिए अंकुश लगाए, उनको चेतावनी दे दे, भाई ऐसे बयान ना आवे, ऐसे बयान दिए जाने पे जो भी सुनिश्चित करे सरकार। विपक्ष तो देखता है ऐसे मंत्रियों को, जो देश के और प्रदेश के लोगों को प्रेरणा देने वाले लोग हैं, दिशा दशा देने वाले लोग हैं, जिनसे जनता सीख लेती है, जिनसे जनता प्रेरणा लेती है। ऐसे नेताओं के, ऐसे लोगों के, ऐसे मंत्रियों के बयान तकलीफ देंगे और जहां सरकारी योजना उनको धक्का बताएगा। आपके हिसाब से सरकार द्वारा उन्हें नसीहत दी जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। कपिल राजगुरु जी, क्या होना चाहिए ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई? मैम, सबसे पहले जो एक मंत्री होता है वो अपने क्षेत्र का लीडर होता है। तो मैं अभी सबको सुन रहा था तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि कहा जा रहा था कि ये तो नॉर्मली होता है क्योंकि कबीलाई समाज है, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब इसी तरह का माहौल हर पूरे धर्म के अंदर था। तो दयानंद सरस्वती जी आगे आए थे, ज्योतिराव फुले जी आगे आए थे। तो इसमें क्या था कि उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। हमेशा समाज का लीडर वही होता है जो समाज में कुछ नयापन करने की करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मेरे समाज से ही। मैं राजपुरोहित समाज से आता हूँ और आज से 6 साल पहले राजपुरोहित समाज ने, क्योंकि हमारे क्या है थोड़ा नशा बढ़ गया था, तो मीटिंग्स के अंदर जो सभा होती थी उसके अंदर भी नशा चलता था। तो एक फैसला किया गया, कुछ लोगों ने इकट्ठे हुए और गुरु महाराज के चरणों में बैठ के बोला जी इसको बंद कराइए। गुरु महाराज ने आदेश निकाला और वो नशा प्राइवेटली होगा, अगर किसी को करना है, वो अगर कोई आदी हो गया है तो, लेकिन पब्लिकली ऐसा काम नहीं होगा। और आपको सुन के हैरानी होगी कि उसके बाद में सुतार समाज ने भी ऐसा ही किया, 4 समाज और साथ में जुड़े। मेरा कहने का मतलब है कि लीडर होने का मतलब है कि आपको किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप उस जगह पे कोई गलत प्रथा चल रही है या कुप्रथा चल रही है, या यूं कह लीजिए कि पढ़ाई कम होने की वजह से या शिक्षित कम होने की वजह से कोई अगर काम हो रहा है तो उसको ठीक करना, लीडर का काम क्या उस चीज को ठीक करना, ना कि ये वोट की राजनीति के हिसाब से, या यूं कह लीजिए कि क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो 10 बच्चे हो जाएं या 50 बच्चे हो जाएं, ये सही नहीं है। तो मंत्री, मेरा तो ये कहना है कि तुरंत ऐसे मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, ताकि बाकी मंत्रियों पे भी ये मैसेज जाए कि अगर आगे से बोलना है तो वो बात करनी पड़ेगी जो केंद्र बात करता है, जो समाज के लिए हितकारी है, जो राष्ट्र के लिए हितकारी है और जो राज्य के लिए हितकारी है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रताड़ित करना चाहिए और उसे साइडलाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। श्याम जाजू जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं।
श्याम जाजू जी, ये वाकई में इतनी मुस्कुराहट वाली बात है। आवाज नहीं आ रही है अपनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना जी, जिस विषय पे चर्चा चल रही है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने बहुत गलत काम किया। कौन सा कानून तोड़ा है? शपथ की किस धारा का उल्लंघन हुआ है? निश्चित रूप से आप एक महल में रहने वाले से सामाजिक शिष्टाचार की कल्पना और एक आदिवासी से सामाजिक शिष्टाचार की कल्पना का जो अंतर है उसे समझने की जरूरत है। खराड़ी जी पहली बार मंत्री बने हैं, मीना जी शर्मा है, जगदीश जी शर्मा है, मुनीष जी अरोड़ा है, अनूप जी ठाकुर है, राजगुरु जी राजपुरोहित है, समझ में आता है। खराड़ी जी आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं और वहां जिस प्रकार की परिस्थिति से वो आते हैं और उस समाज से इंटरेक्ट करने के लिए जिस भाषा और जिस लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हमारे तराजू पर तोलेंगे क्या? कश्मीर का आदमी अगर लबादा पहनता है तो केरल का आदमी लुंगी पहनता है। जैसे वेशभूषा आवश्यकता भौगोलिकता के साथ बदलती है, वैसे ही सामाजिक परिवेश के साथ भाषा और उसके संस्कारों में भी थोड़ा अंतर होता है। जिस प्रकार के परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि राहुल गांधी ओबीसी की चिंता करते हैं, तो आदिवासी को प्रताड़ित क्यों करना चाहिए, क्यों दंडित देना चाहिए? इस प्रकार के बयान में कौन से कानून का उल्लंघन हुआ जिसे उसे दंड मिलना चाहिए? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के और देश की भावना है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन उनकी भावना यह भी है कि उनकी डेमोग्राफी चेंज नहीं हो जाए। जिस प्रकार पूर्वांचल में डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसका परिणाम पूर्वांचल भुगत रहा है, तो राजस्थान में अगर वो मंत्री महोदय अपने समाज के बीच अपने लोगों को अपनी भाषा में कोई बात कह रहे हैं तो उसके प्रति चर्चा करके हम केवल बात का बतंगड़ बना रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं। निश्चित रूप से मंत्री जी आगे समझेंगे भी और पार्टी भी चर्चा करेगी, लेकिन ये विषय चर्चा का नहीं केवल समझाइश और संकेत का था। निश्चित रूप से भाजपा को डेंट करने के लिए इस प्रकार की चर्चाओं का आयोजन होता है तो अच्छी बात है। अगर मीना जी मैं एक बात और कह दूं, मंत्री मीना जी अगर भाजपा के मंत्री के मीना जी लिए आप पे है कि आपने तो चर्चा क्यों की? भाजपा को डेंट करने के लिए होता है। अगर कांग्रेस के मंत्री के लिए ऐसा बयान आता है तो कांग्रेस के मंत्री को डेंट करने के लिए होता है। यानी कि आप लोग सोचते हैं कि मीडिया और आम आदमी पार्टी वालों के लिए होता है तो उनको डेंट करने के लिए होता है। यानी कि मीडिया समाज आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने डिबेट के विषय तय करेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी, देखो मीना जी, मीडिया अपने विषय स्वतंत्र रूप से तय करता है, लेकिन मीडिया की जो अपेक्षा है और चर्चा के विषय का जो चयन है, चतुर्वेदी जी चारों वेदों के जानने वाले वर्ग से आते हैं, लेकिन खराड़ी जी जंगल में रहने वाले और फल कंदमूल खाने वाले समाज से आते हैं, तो दोनों में अंतर है। शिकार करके खाने वाले समाज से आते हैं, दोनों में अंतर है। उस अंतर के साथ चर्चा का निर्धारण होना चाहिए। मंत्री नहीं है, प्रदेश के मंत्री बनाया उनको ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उनको भी मौका मिल रहा है। तो उनकी शिक्षा उनसे प्रेरणा मीना जी उनका घर आपने देखा है, मीडिया ने दिखाया है। मीना जी उनका घर आपने देखा है और आप ही लोगों ने दिखाया है। कृष्ण कुमार जानू जी, जयपुर में उनको मिलने दुर्भाग्यपूर्ण वाला बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी विधानसभा छोटा में सचिवालय में उनको मिलने वाले कमरे क्या आप उनके लिए नहीं रख रहे? प्लीज मीना जी जब वो पहले कोई भी लॉजिक, मीना जी मैं लॉजिक सही दे रहा हूँ। मीना जी मेरी बात सुनेंगे। 5 बार विधायक बन के मंत्री बने, ऐसा मत। मीना जी मेरी बात सुनेंगे। 5 बार विधायक बनने वाला भी खपरेल के घर में रहता है, उसने ना जयपुर का बंगला देखा है, विधायक आवास जरूर देखा है, ना उसने सचिवालय के वो जो निजी कैबिन है वो देखे। देखना शुरू करेंगे तो आपकी भाषा सीख जाएंगे। कृष्ण कुमार देखना शुरू करेंगे तो अपनी भाषा सीख जाएंगे। स्वाभाविक है। तो ये राजस्थान की सरकार है या प्रशिक्षण देने वाले मंत्रियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे? पहले आप प्रशिक्षण प्रोग्राम चालू कर दीजिए ना अपने अनूप जी आप तो लुटियंस जोन के विशेषज्ञों को ही सत्ता में लाते हैं। हम समाज के सब वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हैं। आपको इस विषय में अखरने की बात तो नहीं है। प्रशिक्षण शिविर लगाइए। पहले आप कार्य योजना ऐसी बनाए 100 दिनों की कार्य योजना अधिकारियों के लिए नहीं, इन मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाई जाए। पहले ये प्रशिक्षण क्या बोल आपके सुझाव पर और मीना जी के इस कार्यक्रम आयोजन पर सरकार के लोगों तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सरकार को भी पहुंचाऊंगा और संगठन को भी आपकी बात पहुंचाऊंगा। लोगों में पूछ लेता हूँ आपसे, तो अगर खराड़ी जी सही थे तो मोदी जी क्या प्रेरणा लेंगे इन मंत्री जी से?
इनकी बात पे इम्प्लीमेंट करेंगे मोदी जी? वो अनूप जी, खराड़ी जी कौन से सामाजिक परिवेश से आते हैं? उस समाज के परिवेश की चर्चा नहीं करेगा व्यक्ति, तो मूल से कट के केवल आदर्श की बातें करेगा क्या? हाँ, चतुर्वेदी जी से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उस प्रकार की बातें नहीं करें, अच्छे नहीं लगेंगे। खराड़ी जी ने अभी सत्ता के गलियारों में जिस प्रकार का होता है संस्कार, वो सीखने की शुरुआत की है। आगे से शायद ऐसी गलती नहीं होगी, आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे। जब आप प्रदेश को बर्बाद कर चुकने के बाद सीखने की स्थिति में आएंगे, लोग उनसे देखो अनूप जी, राहुल गांधी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर बार फेल हो रहे हैं, फिर भी आप सिखा करके उन्हीं को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम समाज के सब वर्गों को साथ लेने के लिए सिखाएंगे नहीं, तो सब सामने कैसे आएंगे? हमारी सरकार देश प्रदेश में नहीं है, सरकार आपकी है, तो आप सरकार हमें सौंपने वाले, इसका मतलब सुनिए। इसमें सरकार को डेंट करने वाली कौन सी बात हुई? कानून तोड़ने वाली कौन सी बात हुई? एक समाज के परिवेश में जीने वाला व्यक्ति अगर अपने सामाजिक परिवेश की चर्चा करता है तो कौन से कानून को तोड़ रहा है? आप जरा उस विषय को तो डिफाइन कर दीजिए। हाँ, इन जनरल उनके वक्तव्य की जो चर्चा हो रही है वो उतना महत्वपूर्ण था नहीं, होनी नहीं चाहिए थी, हो रही है, इसलिए आप और हम चर्चा कर रहे हैं। पूछ रहा हूँ, जनजाति कृष्ण कुमार जानू जी, उनके स्टेटमेंट की चर्चा इसलिए हो रही है। कृष्ण कुमार जानू जी, अनूप जी प्लीज, कृष्ण कुमार जानू जी, उनके स्टेटमेंट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आप जैसे पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, और आप अकेले नहीं है, बीजेपी में, कांग्रेस में भी हैं और आम आदमी पार्टी में भी हैं और समाज में भी हैं, उन्हें लगता नहीं है कि ऐसे विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए शांति धारीवाल भी जब विधानसभा में कोई स्टेटमेंट देते हैं, जिसको आप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच तो बोलते रहे, लेकिन जब उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था तो आपके भी कद्दावर नेता बैठ के ठहाके लगा रहे थे। इसलिए आप लोगों को लगता है कि विषय ही नहीं है, और इसीलिए आप लोगों को लगता है कि माँ और बहन हमेशा आपकी गालियों का, बातचीत का हिस्सा होता है। माफ कीजिएगा कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी बातचीत का टेम्परेचर बता रहा है कि आपके पास तर्क नहीं है। आप तार्किक ढंग से इस बात को रखिए कि समझ में आता है कि बाबूलाल उसी परिवेश से आते हैं। बाबूलाल खराड़ी खुद 2 पत्नियां हैं, उनके खुद के 8 बच्चे हैं, और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर आपने एक संदेश दिया कि आप जनजाति का विकास करना चाहते हैं। लेकिन विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं होगा, विकास सिर्फ नारों से नहीं होगा, जनता के बीच जाकर सच्चाई को धरातल पे रखकर होगा विकास। आप हमारी लीडरशिप में बहुत बड़े नागौर के नेताओं को हमने सुना है ना कि आपके यहाँ पर ट्रेन इसलिए नहीं आई कि आपकी लड़कियां भाग जाती। भूल गए आप सब लोग जो यहाँ सीनियर बैठे हैं, उनको सबको पता होगा। तो ऐसे में प्लीज लॉजिक भी वही दीजिए। शुरुआत आपने की कि समाज का एक वर्ग ज्यादा कर रहा है इसलिए उन्होंने कहा, और अब आप लेकर यहाँ आए हैं कि राहुल गांधी को आप हर बार क्यों प्रमोट करते हैं, वो बार बार विफल हो रही है। प्लीज, आप कह रहे हैं कि आपको हमें विषय तय करने से पहले पूछना चाहिए। प्लीज, हिपोक्रेसी की एक हद होती है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आप कुछ बोल रहे थे। मैं मीना जी एक बात कहना चाह रहा था। मैं पिछले लगातार कई सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समान नागरिक आचार संहिता की बात होती है, तो मैं उठाता रहा हूँ क्वेश्चन, और मेरी अनूप जी सुनिए, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कुछ बोल रहे हैं, प्लीज आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। आपका ये जो बिंदु है ना, ये आपका ये जो बिंदु है जिसपे खराड़ी जी का स्टेटमेंट आया, नागरिक संहिता को देश में लागू करने के लिए, ये बिंदु सबसे बड़ी आड़ है। इसको लेकर सबसे ज्यादा बहस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर समाज अपने अपने ढंग से प्रोटेक्ट करता है। जाजू जी जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारा जनजातियों का स्वरूप अलग से कायम रखा जाए। दूसरा वर्ग कहता है कि हमारे स्वरूप को कायम रखा जाए, हमारे यहाँ बैंड नहीं है। तो ये जो आपने आज जो विषय उठाया है वो उसको भी जोड़ता है। आपका मीना जी ये पॉइंट, समान नागरिक संहिता जो है, कानून जो देश में बनना है आगे, उसको भी जोड़ता है, उस पर भी बहस को आगे बढ़ाता है कि आखिर देश में होना क्या चाहिए, कितने तक ये लागू होना चाहिए, कितने बच्चे मिनिमम होने चाहिए, ताकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी नहीं टूटे। अगर एक देश एक कानून की बात है तो कम से कम कैबिनेट बनाते समय ऐसे लोगों का तो ध्यान रखिए जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कंटिन्यू करिए प्लीज। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जब ये कानून बनेगा तो ये सब जितने भी वर्ग हैं, चाहे जनजातीय हो चाहे और दूसरे जो सामाजिक परिवेश में जातियां रह रही हैं, उनके लोग हैं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे और उसको भी ये ध्यान रखा जाएगा
तब ये बात आएगी कि आखिर कहाँ लिमिट होगी, एक परिवार में कितने बच्चों तक होना ठीक रहेगा, उससे आगे देश के लिए हानि होगी, देश के विकास पे ये रोड़ा बनेंगे, या देश के विकास का भार एक तरफ चला जाएगा। तो ये सब चीजें आपके इस जो आज बहस आपने छेड़ी है, जो खराड़ी जी के मुद्दे से आई है, वो उसी तरफ जाती है अंत में कि समान नागरिक संहिता जो देश में आने वाली है, उसके अंदर जो कानून बनना है, जनसंख्या वृद्धि को लेकर परिवार के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, उसको भी जोड़ती है। और ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है, ये मजाक वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, उनके समाज में एक अलग परिदृश्य हो सकता है, मगर आपने जो कहा कि मंत्री के नाते, मंत्री भी अपने समाज का ही एक हिस्सा है और मंत्री पूरे राज्य को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं संतुलन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जगदीश शर्मा जी, जब पॉलिटिकल लीडरशिप अपने किसी भी मंत्री या नेता के बयानों का इस तरह से बचाव करती है, तो क्या हमें राजनीतिक शुचिता और समाज सुधार की प्रक्रियाओं पर बात करने का अधिकार भी रखते हैं वो? देखिए मीना जी, ये लंबा विषय है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस का विषय है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम दुनिया में चलता है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारे जगह पर ये प्रॉब्लम है कि जहाँ आदिवासी हैं वो किस तरीके से अपने समाज में अपनी स्थापना करते हैं, कैसे वो रहते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि हमारे यहाँ जो TDP प्रोग्राम चलता है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, TAD, वो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में जैसा मुनीश जी बता रहे हैं कि वहाँ की जो रीति रिवाज हैं, जो उनका करेक्टर है, बेसिकली रहन सहन से लेके खान पीन बोल चाल हर चीज का, उसको बदलना नहीं है। आप उसमें ही डेवलपमेंट का हिस्सा देखिए, आप उसमें उनको एजुकेट करिए अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप बदलना शुरू कर दें। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात की जाए या समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको कंट्रोल करने की बात की जाए, तो प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर उनको एजुकेट करें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक ही एक दिन आए और नहीं आप सबको 2 बच्चे पैदा करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये चाइना नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से लागू नहीं होता। और देखिए ये चर्चा भी आ गई है सामने कि जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, और उसमें उसके साथ साथ एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी साथ साथ आने वाला है केंद्र का। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब सिविल कोड तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लागू करेंगे। हमारे यहाँ भैरव सिंह शेखावत के साथ मैंने चुनाव में बहुत यात्रा की, कई स्टेटों में गया हूँ मैं उनके साथ ही। तो वो विधानसभा लोकसभा का चुनाव में भी अपने पॉलिटिकल भाषण के दौरान बिना ये इस बात का मतलब चिंता किए हुए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अगर मैं बोलूंगा तो लोगों के बीच में क्या असर करेगा, वो भाषण देते थे। तो भी देते थे, लोग मना करते थे तो भी वो ये भाषण देते थे कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोक ही लगा देनी है। ये जिक्र आप नहीं किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और नगर पालिका और विधान पंचायत राज में जो है चुनाव लड़ने के लिए जो आधार बनाए, उसमें एक ये भी था कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। बाद में बहुत सारे विवादों में पड़ा, कानूनी मुद्दे भी बने, बहुत सारे कोर्ट कचहरी भी गए और अब इसको रोक दिया गया। तो सवाल ये है, इस देश में जो लोकतंत्र है धीमे धीमे एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा। लोकतंत्र यहाँ ऐसे नहीं चल सकता कि अचानक ऑर्डर आ गया और आज से यही होगा। और जो कृष्ण कुमार जानू जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जो कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं कि एक आदिवासी समाज से आते हैं। हमारे यहाँ पर एक मंत्री और बने हैं मीना जी, हेमंत मीना। मैंने उनके पिताजी भी मिनिस्टर थे, नंदलाल मीना। मैंने उनको भी बहुत नजदीक से देखा है, मैं उनके साथ रहता था। एक टाइम ऐसा था कि उनके साथ ही उनके बंगले के गेस्ट हाउस में मैं रहता था। तो उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं थी बच्चों को लेकर, क्योंकि वही ट्राइबल वाली बात है। वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, LLM किया हुआ था उन्होंने और PhD कर रखी थी, बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे।
इस सब के बावजूद वो जो आने वाला उनके पास होता था उसको यही समझाते थे, देखो भाई अब जमाना बदल रहा है, खाने पीने के लाले पड़ने लग गए हैं, अब आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसको ही थोड़ा सा कम करो, बच्चों को थोड़ा इनकी गिनती कम रखो। तो ये एजुकेट करने की चीज है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि संदर्भ कि बाबूलाल जी खराड़ी ने किस संदर्भ को ध्यान में रख करके कौन सी बात चल रही थी जिसके बीच में कि उनको ये बोलना था, या उन्होंने केवल स्पेसिफिक ये किया। हो सकता है कोई बैकग्राउंड ऐसा हो। सबको वो वीडियो सुनाते हैं, आप सबको वो वीडियो सुनाते हैं जो बाबूलाल खराड़ी ने एक सार्वजनिक मंच पर कार्यक्रम के दौरान बोला था। उस वीडियो को सुनने के बाद हम आगे नहीं है, आपने तुरंत निर्णय लिया। अब जो गैस का चूल्हा आपको बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपए में मिलेगा भाइयों बहनों, 450 रुपए में। अब तो ये ठीक है ना, अब तो ठीक है ना, कभी भी महंगा है और सस्ता करना है क्या? देखिए राज भी चलाना है। अगर तुम बिना पैसे ही मांगोगे तो फिर आज की आप सड़क कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे पहुंचाएंगे, ये सारी चिंता तुमको करनी पड़ेगी ना। और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है कोई भूखा न सोए और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है। आप सबने सुना बाबूलाल खराड़ी का। इस चुनाव से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, क्योंकि बहुत ही जिस इलाके से वो आते हैं, जिस परिवेश में वो रहते हैं, जाजू जी जिस घर का जिक्र कर रहे थे, वहीं से उन्होंने इंटरनेट की बाधा को दूर करके बहुत ही सुंदर तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत संतुलित तरीके से, किसी भी सवाल पे परेशान नहीं हुए। उनसे मैंने ये सवाल तक पूछा कि आप एक देश एक कानून की बात करते हैं लेकिन आप खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, तब भी उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। तो ऐसा नहीं है कि बाबूलाल खराड़ी को राजनीतिक समझ के लिहाज से हम नापने की, आंकने की कोशिश करें। वो काफी मैच्योर पॉलिटिकल लीडर है और इस स्टेटमेंट में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस बात को रखा। लेकिन सवाल ये है कि सामाजिक सुधार हमेशा एक लंबी प्रक्रियाओं का हिस्सा होता है और उसमें थोड़ा बुरा सबको बनना पड़ता है। और लीडर्स खास करके जब थोड़ा सा कड़वी बात समाज के मंचों से जब कहते हैं तो उनकी बातों को जनता स्वीकार करती है, सुनती है, उस पर आचरण करती है। अगर लीडर्स मंच पर खड़ा होकर इस तरह की बयान देगा तो लोग भी उस बात को उस सुधार प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें अब, क्योंकि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ उस समाज की बल्कि पूरे प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका होनी है, ऐसे में जब ऐसे मंत्रियों की तरफ से मंच पर जब बयान दिए जाएं तो उन्हें ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। गोविंद चतुर्वेदी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगी इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद। नहीं मीना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा जानू जी ने कई बार जिक्र किया तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं कि कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने वीडियो सुनवाया, इसी को आप सुनिए। बाबूलाल खराड़ी जब कह रहे हैं कि 450 रुपये का कर दिया और सस्ता चाहिए क्या, और सस्ता अगर कर दिया, फ्री का दिया, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये उनके एक बिल्कुल अलग स्वरूप को दिखाता है। और जिस स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, जिस स्वरूप के लिए हम यहाँ सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, स्वरूप ये होना चाहिए एक नेता का कि वो लोगों को सिखाए, समझाए, बताए। जानू साहब उसको शायद कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बाबूलाल जी का जो जिम्मा है वो है जो उन्होंने इस सेंटेंस के बिल्कुल पहले तक बोला है लगातार, और वही जिम्मा उनसे समाज अपेक्षा करता है। ठीक है, आदिवासी समाज में जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो बरसों की हैं, सैकड़ों सालों की हैं और वो बदल रही हैं। लेकिन वहां गोविंद गुरु जैसे लोग भी हुए हैं उन्होंने भी सामाजिक उसका पार्ट दिया। तो वो समाज बदलने की प्रक्रिया, और उसमें जो सिंबल बनते हैं ना समाज के, बाबूलाल जी उस समाज के सिंबल हैं। इसलिए उनको बोलने में जब वो थोड़ा फर्क रखेंगे तो समाज को उसी तरह से समझा पाएंगे। कहना कुल मिला के ये, जहां तक एक्शन की बात आ रही थी बीच में, उस एक्शन की बात की अभी तो
जो कपिल जी कह रहे थे वो उतना ही ठीक है कि इनको समझाना बुझाना काफी है कि भाई ऐसा मत करो आगे। और जो जगदीश जी कह रहे थे, मैं वहां जाता हूँ, एक इंस्टांस जिक्र करते हुए कि जब पेड़ों की कटाई का माहौल खूब हो रहा था, अब भी स्थितियां हैं जैसी हैं सबके सामने और किसी से हर समय की वही रहती हैं, लेकिन भैरव सिंह जी वो लीडर थे जिन्होंने जनता के बीच में जाके ये कहा कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो आप अपने एक बच्चे का सिर काटोगे। ये अखबारों में छपा हुआ है उस समय का। तो हम जो अपेक्षा करते हैं राजनेताओं से, राजनीति में आने वाले लोगों से और जानू जी जैसे लोगों से, कि वो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कहें जो कहना हो। ठीक है, 19-20 कभी होती है, चीजें होती हैं और एक साथ कोई बन के सीख के पैदा नहीं होता, धीरे धीरे सीखता है। लेकिन जहां जिसको जरूरत है, वो जानू जी ने खुद ने एक लाइन में बीच में कह दिया कि हम सरकार में भी चर्चा करेंगे, जो लगाए उसको, और संगठन में भी बात करेंगे, चीजें ऐसी न हो दोबारा उनकी। तो उतना ही है, इशू उतना ही है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। कृष्ण कुमार जानू जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मीना जी, आपने चर्चा की, अच्छा विषय है, पॉजिटिव एटीट्यूड से चर्चा हो तो अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार की सामाजिक परिवेश की परिस्थितियों से वो आते हैं, वो लुटियंस जोन से नहीं आए, सीख रहे हैं, प्रोसेस में है। आपने विषय को छेड़ा है, वो भी समझेंगे, और पहले झटके में आपने सावधान करके संवाद कर दिया, इसके लिए आपको भी साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। जी, आपका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश रहती है हर दिन राजस्थान की आम आवाम से जुड़े हुए विषयों को हम आपके साथ साझा करें। हमारे विशेष पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स जो आते हैं, उनसे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल दे सकते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।